हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्टडी क्लासेस कंटिन्यू कवर कर रहे हैं और ये क्लासेस आपकी किसी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होती हैं। तो आज एक नए सेशन के साथ हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? ओके, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है, शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी है सुगाता कुमारी, सी है सुंदरलाल बहुगुणा और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं इन्होंने एक आंदोलन दिया था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? चिपको आंदोलन। अब चिपको आंदोलन में क्या था? वृक्षों के कटाव को रोकने के लिए इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये आंदोलन शुरू कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में शुरू हुआ था। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। 9 नवंबर सन 2000 को किस राज्य का गठन हुआ था? उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, ये भारत के यूपी के लगभग 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। ठीक, अब दोस्तों एक नारा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसकी शुरुआत की थी मेधा पाटेकर ने। मेधा पाटेकर ने। ठीक है, तो अगर कह दिया जाए शांत घाटी बचाओ नारा किसने दिया? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, इतना आपको ध्यान देना है। देखो दोस्तों, अब ये जो शांत घाटी है, शांत घाटी साइलेंट वैली, ये कहाँ स्थित है? तो भारत के केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। केरल को मसालों का शहर कहा जाता है। मसालों का शहर। केरल किसके लिए फेमस है? मसालों के लिए फेमस है। ओके, दूसरी बात, अगर कह दिया जाए कि केरल जो है यह भारत के समुद्र तट रेखा से लगा हुआ है। यह भारत के समुद्र तट रेखा से लगा हुआ, समुद्र तट रेखा से लगा हुआ है। केरल में एक झील है जिसको बोलते हैं वेम्बनाड झील। कौन सी झील? वेम्बनाड। केरल में 2 झीलें हैं, एक वेम्बनाड और एक का नाम है अष्टमुदी। अष्टमुदी, ये दोनों झीलें भैया कहाँ पे हैं? तो भारत के केरल राज्य में स्थित है। ओके, दूसरी बात ध्यान देना है आपको, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन को किसने दिया था? मेधा पाटेकर ने दिया था। ठीक भैया, ओके, कोई दिक्कत किसी को? तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। या फिर एक आंदोलन और आप लोग समझ सकते हैं, एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन, एपिको आंदोलन। तो एपिको आंदोलन के जो है भैया, ये आपके पांडुरंग हेगड़े। ठीक भैया, पांडुरंग हेगड़े, ये किसके हैं भैया? तो एपिको आंदोलन के। जैसे आपका उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, उसी तरह पश्चिमी घाट साइड अर्थात कर्नाटक वगैरह में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पांडुरंग हेगड़े ने एपिको आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक, तो आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी हिल्टन यंग आयोग या यंग हिल्टन आयोग बोल सकते हैं, सी है सीवी रमन आयोग और डी है योजना आयोग। ठीक है, तो देखो बच्चा, पहली बात तो बात करते भारतीय रिजर्व बैंक की। ठीक, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। एक अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, उसी के तहत माना जाता है इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक, दूसरी बात अगर कह दिया जाए कि जब इसकी स्थापना हुई थी इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसकी स्थापना के समय इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था। कहाँ था? कोलकाता में। ठीक है, लेकिन सन 1937 में इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो कहाँ कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। ठीक है, मुंबई कहाँ कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। ठीक, और इसके जो सबसे पहले अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष जो थे या गवर्नर जो थे, या गवर्नर आप बोल सकते हैं, वो थे ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ थे।
ठीक भैया। इसके अध्यक्ष गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। किसके? आरबीआई के। ठीक है, तो आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक, अब ध्यान ये देना है कि ये जो योजना आयोग है, योजना आयोग का गठन 1950 को हुआ था। ठीक है, 1950 में हुआ था। इसका जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का ही नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके भैया। अब एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे कुछ महत्वपूर्ण दिवस पूछ लिए जाए, जैसे कह दिया जाए 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप बताएंगे विश्व पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। फिर आपसे कह दिया जाए 22 मार्च, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आप भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट बन सकती है। जैसे 5 जून को, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक बच्चा, अगला क्वेश्चन है, भारत का आइस मैन किसे कहा जाता है, या आइस मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी कैलाश सांखला, ऑप्शन सी है चेवांग नॉरफेल, और ऑप्शन डी है सलीम अली। ठीक है, तो देखो भैया, जो इसमें सलीम अली हैं, इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। अगर कह दिया जाए बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सलीम अली को कहा जाता है। अगर कह दिया जाए भैया कैलाश सांखला को, तो ये है आपके टाइगर मैन ऑफ इंडिया। कौन है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। अगर कह दिया जाए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कैलाश सांखला को कहा जाता है। ठीक, और अगर कह दिया राजेंद्र सिंह को, तो इनको कहा जाता है वाटर मैन ऑफ इंडिया। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। भारत का आइस मैन किसे कहा जाता है, तो भैया चेवांग नॉरफिल को कहा जाता है, चेवांग नॉरफिल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब कुछ चीज़ें और ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दिया जाए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। अगर आपसे यहीं पे कह दिया जाए आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो ये आपके सरदार पटेल जी को कहा जाता है, सरदार पटेल जी को। ठीक है, अगर कह दिया जाए आपसे भैया कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये आपको कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को। अगर कह दिया जाए लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, भारत यानी एशिया का प्रकाश पुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है आपको गौतम बुद्ध जी को, गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, तो श्रीधरन को कहा जाता है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बाकी इतना आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ओके, तो अगर कह दिया जाए भारत का आइस मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो चेवांग नॉरफिल को कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चल पूछा, अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है संगाई महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, संगाई महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी असम, और ऑप्शन नंबर डी बिहार। ठीक है, तो देखो भैया, पहली बात तो हम लोग कुछ चीज़ें अलग अलग जान लेते हैं। बिहार में पहली एक पूजा होती है छठ पूजा, छठ पूजा बिहार का सबसे फेमस है। ठीक, बिहार में एक पेंटिंग होती है मधुबनी, बिहार में एक पेंटिंग फेमस है मधुबनी, और मधुबनी को ही मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। ओके, बिहार में एक बहुत फेमस नृत्य है जिसको बोलते हैं विदेशिया,
विदेशिया, विदेशिया नृत्य कहाँ होता है? बिहार में। माना जाता है यह नृत्य जब पति परदेश जाने वाला होता है तो अपनी पत्नी के साथ डांस करता है। ओके, ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर करना है। बिहार में एक और होता है जाट जाटिन, जाट जाटिन, ठीक है, तो ये रहा बिहार से रिलेटेड कुछ चीज़ें। अब असम में एक सबसे फेमस फेस्टिवल मनाया है जिसको बोलते हैं बिहू। बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। असम में बिहू 3 होते हैं, भोगाली, रोगाली और माघ बिहू, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर करनी है असम से, ठीक। अब गोवा में एक महोत्सव होता है जिसको बोलते हैं सिग्मो, सिग्मो महोत्सव, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? गोवा में। तो संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भैया? मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ठीक, आगे थोड़ा सा और कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। अगर कह दिया जाए कि आपसे एक पेंटिंग होती है वर्ली, वर्ली चित्रकला, वर्ली चित्रकला, इसका जो संबंध है ये महाराष्ट्र राज्य से है। वर्ली चित्रकला कहाँ की है? महाराष्ट्र राज्य की है, ठीक भैया। अगर आपसे कह दिया जाए काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी भैया महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, महाराष्ट्र राज्य में, ठीक। एक होता है कंबाला भैंसा दौड़, कंबाला भैंसा दौड़, कंबाला भैंसा दौड़ आपका कर्नाटक में मनाया जाता है, कर्नाटक राज्य में किया जाता है, ठीक। अगर आपसे कह दिया जाए भैया नौटंकी, नौटंकी, तो यूपी में होता है, ठीक। नौटंकी कहाँ होता है? यूपी में। कोई दिक्कत यहाँ तक? चीज़ें समझ में आई सबको? ओके, तो संगाई महोत्सव कहाँ होता है भैया? मणिपुर। संगाई एक हिरण है जो मणिपुर का माना जाता है राजकीय पशु भी है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है पायोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? नंबर 1 हिमा दास, नंबर 2 पीटी उषा, नंबर 3 मैरी कॉम और डी इनमें से कोई नहीं। सॉरी, तो देखो मैरी कॉम को सुपर मॉम कहा जाता है, सुपर मॉम। सुपर मॉम किसको कहा जाता है? मैरी कॉम की। ये क्या है भैया? बॉक्सर है, ठीक है। हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है, हिमा दास को क्या कहा जाता है? ढिंग एक्सप्रेस, ढिंग एक्सप्रेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिमा दास असम के ढिंग गांव से रिलेटेड है, ठीक है, इसीलिए इनको ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। अभी कुछ दिन पहले इनको असम की सरकार ने भैया वहाँ की डीएसपी नियुक्त कर दिया है, ठीक है। अब बच्ची बात आती है पीटी उषा की, तो पीटी उषा को ही पायोली एक्सप्रेस कहा जाता है। देखो भैया पीटी उषा जो है, पीटी उषा, इनका जन्म केरल राज्य में हुआ है। कहाँ पे हुआ था? केरल राज्य में हुआ था, ठीक। इन्हें ही गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है, गोल्डन गर्ल कहा जाता है। गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना है? पीटी उषा को जाना था, ठीक। इन्हें ही भारतीय ट्रैक की रानी, भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी बोल सकते हैं। भारतीय ट्रैक की रानी भी किसे कहा जाता है? पीटी उषा को ही कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो देखो भैया ये जो है केरल की एक एथलीट है, केरल की क्या है? ये एक एथलीट है। ये कहाँ की एथलीट है? केरल की है। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 1964 में हुआ था और इन्होंने 1979 में भारतीय खेलों में भाग लेना शुरू किया था, ठीक है। भारतीय खेलों में इन्होंने जो भाग लेना शुरू किया वो 1979 से लेना शुरू किया था। ओके, चीजें समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन भैया कह रहा कि बाबर नामक क्रूज मिसाइल का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए है भारत, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान, ठीक। तो देखो भैया भारत में जो मिसाइल है वो है पृथ्वी, ठीक है, ब्रह्मोस, ठीक, नाग, ये सब कहाँ की मिसाइल है? भारत की मिसाइल है, ठीक है। तो अगर कह दिया बाबर नामक क्रूज मिसाइल का संबंध किससे है तो पाकिस्तान से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यहाँ की जो मिसाइलें हैं उसके एक नाम है अबाबील, अबाबील, ये पाकिस्तान की अबाबील हो गई, औरंगजेब हो गई, ठीक है, और बाबर है ये सब मिसाइलें कहाँ की हैं? पाकिस्तान की, ठीक। अब जो पाकिस्तान भैया, पाकिस्तान की राजधानी जो है
पाकिस्तान की जो राजधानी ये है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद है। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान में एक बंदरगाह है जिसको बोलते हैं ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह। यहाँ पे एक बंदरगाह कराची बंदरगाह, यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा भी है। कराची बंदरगाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा है। ठीक भैया, और ध्यान ये देना है कि भारत प्लस पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1947 में एक रेखा खींची गई थी जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है किसके नेतृत्व में? रेड क्लिफ के नेतृत्व में, सर रेड क्लिफ के नेतृत्व में इस रेखा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, सर रेड क्लिफ के नेतृत्व में इसका निर्धारण किया गया था। ठीक, ओके भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? ठीक है, जिसमें कहने का मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो आपको छुआछूत से रिलेटेड चीज़ों को मना करता है। ठीक है, तो देखो भैया, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 18, बी में अनुच्छेद 17, सी में अनुच्छेद 20, डी में अनुच्छेद 21। तो देखो अनुच्छेद 21 जो है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 21 में। 20 में क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 20 में भैया क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 17 में आपका क्या भैया? अस्पृश्यता उन्मूलन, अस्पृश्यता उन्मूलन। और अनुच्छेद 18 में है आपका उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 किससे रिलेटेड है? उपाधियों के अंत से रिलेटेड है। ओके, अगर आपसे कह दिया जाए भैया अनुच्छेद 25, तो यह है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता अर्थात भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ओके, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित बातों को करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का है नारियल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो भैया देखो, नारियल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है मैलिक अम्ल, बी लॉरिक अम्ल, सी रेनिन और डी सिट्रिक अम्ल। तो देखो भैया, सबसे पहले सिट्रिक अम्ल तो आपका पाया जाता है नींबू में, सिट्रिक अम्ल हो गया। रेनिन ये दूध प्लस दही में पाया जाता है। रेनिन किस में पाया जाता है? दूध एवं दही में। लॉरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ये नारियल में होता है, नारियल में। ठीक, और मैलिक अम्ल आपका होता है सेब में। मैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सेब में। तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नारियल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लॉरिक अम्ल पाया जाता है। कुछ और अम्लों को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा। ठीक, जैसे आपसे कह दिया जाए एसीटिक अम्ल, एसीटिक अम्ल ये भैया पाया जाता है सिरके में। कहाँ पाया जाता है? सिरके में। एक अम्ल आपका होता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल ये पाया जाता है इमली वगैरह में। ठीक है, फिर अगर आपसे कह दिया जाए भैया ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल ये आपका पाया जाता है पालक एवं टमाटर में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? पालक
और टमाटर में, ठीक है। एक आपका होता है ब्यूटारिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल आपको पाया जाता है मक्खन में, मक्खन में। एक होता है बेंजोइट अम्ल, बेंजोइट अम्ल, ये पाया जाता है आपका घास में, ठीक है। तो ऐसे अम्ल हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इनको अच्छे से लर्न जरूर करिएगा, ओके। कोई दिक्कत यहाँ तक? आते हैं बच्चा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला कह रहा है रत्नावली नामक पुस्तक के लेखक, रत्नावली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है विक्रमादित्य, ऑप्शन सी है सम्राट अशोक और ऑप्शन डी है ह्वेनसांग, ठीक है। तो पहली बात तो ये ध्यान देना भैया कि विक्रमादित्य जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है, चंद्रगुप्त सेकंड को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। सम्राट अशोक जो थे भैया ये मौर्य वंश के राजा थे, मौर्य वंश के राजा थे, ठीक। इन्होंने 361 ईसा पूर्व में एक बहुत ही फेमस युद्ध था कलिंग, कलिंग पर विजय की थी। अशोक ने 361 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। उस समय माना जाता है कलिंग की राजधानी तो तोसली हुआ करती, तो वहाँ का राजा नंदराज हुआ करता था, ठीक। अब बात आती ह्वेनसांग। जो ह्वेनसांग है यह एक चीनी यात्री था। ह्वेनसांग कैसा यात्री था? चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ह्वेनसांग किसके समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ये जो हर्षवर्धन है ना, ये जो ह्वेनसांग है इसी को ही युआन चौंग कहा जाता है। इसी का नाम क्या है? युआन चौंग। इसने कहने का मतलब भैया भारत का भ्रमण किया और एक पुस्तक लिखी थी सी यू की नामक इसने पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और ये भारत में बिहार में एक विश्वविद्यालय स्थित जिसको बोलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन के लिए गया था, अध्ययन के लिए भी ये गया था नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है, जिसका निर्माण कुमार पाल ने करवाया था, ठीक, कुमार गुप्त ने, ओके। तो देखो भैया अगर अब आपसे कह दिया जाए कि रत्नावली किसकी पुस्तक है तो भैया हर्षवर्धन की, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ठीक है। अब ये जो हर्षवर्धन है इन्होंने रत्नावली लिखी थी, इन्होंने बुक और लिखी थी नागानंद भी अगर कह दिया जाए किसकी है तो हर्षवर्धन की ही पुस्तक है, ओके। कोई दिक्कत? अब एक दो तीन चीज़ें और पूछी जाती हैं आपसे, जैसे अगर कह दिया जाए कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। यात्रियों का ह्वेनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग को नीति का पंडित भी कहा जाता है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके। अब बात आती है कि फायान नामक चीनी यात्री किसके दरबार में आया था तो ये भैया आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इनके समय में फाहयान नामक यात्री भारत आया था। अगर कह दिया जाए फायान नामक यात्री किसके समय भारत आया था जो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के समय में आया था। और जो सम्राट अशोक है तो सम्राट अशोक के समय में एक यात्री भारत आया था जिसका नाम था डायोनीसियस। इनके समय में डायोनीसियस नामक यात्री भारत आया था। किसके समय में? सम्राट अशोक के समय में आया था। सम्राट अशोक को ही देवानाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है और इनको 84,000 स्तूपों को बनाने का श्रेय दिया जाता है। किसे? सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक जो था ये कलिंग युद्ध के पहले शैव धर्म को मानता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद माना जाता कलिंग युद्ध में इतना ज़्यादा विनाश हुआ था कि उस युद्ध में जो लोग मारे गए थे उनको देखकर इसका हृदय क्या हुआ? द्रवित हो गया। और जब इनका हृदय द्रवित हो गया तो इन्होंने पूरी जिंदगी कभी ना युद्ध करने का निर्णय लिया और धर्म को अपना लिया, अर्थात धर्म के मार्ग पर चलने का, अर्थात बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया था। और इसने बौद्ध धर्म की जो दीक्षा ली थी वो उपगुप्त नामक एक ब्राह्मण से ली थी, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी।
ठीक, आते हैं बच्चा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट अगला क्वेश्चन करा है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 4 जनवरी, ऑप्शन डी 28 जनवरी। ठीक है, तो देखो भैया 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक, 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक, 4 जनवरी को मनाया जाता है लुईस ब्रेल दिवस, 4 जनवरी लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कोई दिक्कत? अगर कह दिया जाए 2 दिसंबर, तो 2 दिसंबर को आप बताएंगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अगर आपसे कह दिया जाए 30 जनवरी सर्वोदय या शहीद दिवस। ठीक भैया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट के भारत आए थे और गांधी जी 1893 को भारत गए थे। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर अगर आपसे कुछ दिवस और पूछ लिया जाए, जैसे कह दिया जाए 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। कौन सा? गौरैया दिवस। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे कह दिया जाए 29 जुलाई को बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, या टाइगर डे मनाया जाता है। ओके, अगर आपसे कह दिया जाए 20 जुलाई को आपका मनाया जाता है शतरंज दिवस। कौन सा दिवस? शतरंज दिवस मनाया जाता है। ओके, अगर कह दिया जाए 25 दिसंबर को गुड गवर्नमेंट डे मनाया जाता है, गुड गवर्नमेंट डे यानी सुशासन दिवस मनाया जाता है। ओके, कोई दिक्कत बच्चा? ये क्वेश्चन या ये सारे क्वेश्चन आपकी किसी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। क्यों? क्योंकि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर गाह नामक स्थान पर हुआ था। ओके, कोई दिक्कत? इसी के साथ ये आपका सेशन होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये क्लासेस हेल्पफुल हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।